हेलो एवरीवन, आई होप आपने हमारा लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि हम बात करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू की। तो हमने इसमें जो जो पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं। इसमें हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करा है। रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करा है। उसमें हमने बेसिकली ये देखा है कि हम जब कोई कॉन्सेंट्रेशन एक एट एन इंस्टेंट पे हमसे पूछते थे, और हम कैसे ऐसी इक्वेशन में अगर ए प्लस बी बी गिव्स मी सी सी, तो इसमें रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट्स ऑफ डिकम्पोजिशन के बारे में हमने बात करी है। देन हमने एवरेज रेट का भी थोड़ा बहुत देखा है। देन हमने देखा है कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ के बारे में हमने बात करी है। फिर हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसी से देखा है। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड ऑल देखी है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी देखी है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। फिर हम अपना गए थे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की एक थोड़ी बहुत डेरिवेशन भी हमने देखी थी। फर्स्ट ऑर्डर की बेसिक ऑर्डर, बेसिक सा मैंने आइडिया दिया था। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर हमने देखा है। इसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ्स भी समझे हैं, ग्राफ पूरी इक्वेशन समझे, और इसके क्वेश्चन भी हमने काफी सारे देखे हैं। देन हमने ग्राफ्स वगैरह इन सब के बाद हमने अपना कोलिजन थ्योरी एंड आर्हीनियस इक्वेशन देखी है। कोलिजन थ्योरी एंड आर्हीनियस इक्वेशन ये हमने देखी है। और साथ ही में इसमें एक जो स्पेशल चीज रही है लेक्चर में, वो हमने एक चीज ये थी कि हमने कुछ ऐसे ट्रिक्स देखी हैं स्पेशली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिससे हम काफी जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, हमने डायरेक्ट उसी ट्रिक से करे हैं विदाउट यूजिंग इट्स इक्वेशन। सो ये जो ट्रिक है हमने बहुत ही ज्यादा आपको बीच में मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर के बाद। इन ट्रिक्स में हमने कुछ टाइम पीरियड्स की हमने ये ट्रिक देखी है, और ये काफी ज्यादा हमारी हेल्पफुल रही है। आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन हम कर पाए हैं, और आप देखेंगे आपने भी जब आप प्रैक्टिस अपनी करेंगे तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं ट्रिक्स की मदद से यू कैन डू। एंड बात करें क्वेश्चन की, तो हमने अराउंड 25 से 30 करें, आई गेस 25 to 30 वही क्वेश्चन की रेंज रही है हमारी। साथ ही साथ हमने कुछ होमवर्क भी दिया है, तो उसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। इसके बाद जाइए, हमारे आपको यहाँ पे क्यूआर कोड्स वगैरह सब कुछ दिख रहे होंगे। हमसे कनेक्ट हो जाइए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर। देन वी ऑल नो कि हमारे जो आप होमवर्क को आप कमेंट्स करेंगे, और हमारी जो लेक्चर चल रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उसके लिंक जितने भी हमारे चैप्टर्स अभी तक हुए हैं। और उसके बाद आपको हमारी ऐप डाउनलोड करके हमारे टेस्ट में भी इनरोल हो सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स से। आई होप आपने लास्ट लेक्चर हमारे देख लिए होंगे, सॉल्यूशन वाला भी आपने लेक्चर देखा होगा। तो इस केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितनी तेज रिएक्शन होगी, कितनी जल्दी, कितनी देर में होगी, ये सारी बातें हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हमारा क्या स्पीड चल रही है रिएक्शन की। रेट का मतलब होता ही स्पीड से रिलेटेड है। सब रेट ऑफ रिएक्शन में जो है हमारे पास सबसे पहले जो दे रखा है वो है, एक होता है हमारे पास एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। सो आप सभी ने थोड़ी बहुत फिजिक्स तो पढ़ी ही होगी। इंस्टेंटेनियस और एवरेज में आई गेस आपको पता ही होगा। इंस्टेंटेनियस एक लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, एकदम शॉर्ट स्पेसिफिक इंस्टेंट होता है, उसी इंस्टेंट पे तुरंत बताओ क्या चल रहा है। और एवरेज रेट होता है कुछ मतलब स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए, कि भाई 1 सेकंड में बता दीजिए, 2 सेकंड में बता दीजिए, ये आप मेजरेबल टाइम होता है। ये आपका मेजरेबल टाइम नहीं होता। सो इसका जो होता है रेट जो होता है वो हम कैसे बताते हैं, किसी भी रिएक्टेंट की जो है कंसंट्रेशन है उसको चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या फिर अगर मुझे उसके टर्म से बतानी इंस्टेंटेनियस वो होती है तो माइनस डी सी बाय डी टी। सो ये मेरा रेट को हम इस तरीके से लिखते हैं। रेट क्या होता है, यहाँ लिखा है इनफाइनेटली स्मॉल इंटरवल ऑफ डी टी के लिए हम ये यूज करते हैं। देन हमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, ए प्लस बी गिविंग मी सी प्लस डी। अब सबसे पहले मुझे बताइए, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आप कहेंगे जी ये रिएक्ट कर रहे हैं, और सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट में बन रहे हैं। अब ए जो है मुझे बताओ कुछ टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन कम होगी या बढ़ेगी। ऑब्वियसली उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो बढ़ेगी किसकी, ए और बी की कम होगी, सी और डी की बढ़ेगी। ए और बी की कम होगी, सी और बी की बढ़ेगी। तो इसीलिए जिस रेट से ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उसे मैं कहता हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। और जिस रेट से सी या डी में से कोई भी बन रहा है तो उसको कहते हैं रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ए, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या डी। सी याद करना है। अगर मैं कहूं जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है उसको मैं लिखूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी से। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट रेट जो है ना हमारा हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कम हो रही है तो मतलब ये होती है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो एक साइन में माइनस का लगा दूंगा। सिमिलरली जो यहाँ पे मैं वो लिखूंगा मैं डी सी बाय डी टी, बट यहाँ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फाइनली यहाँ इंक्रीज हो रही है, इनिशियल कम थी, फाइनली बनी है, कैसे बनी है, रिएक्ट हो गया। सिमिलरली मैं बी के लिए ऐसे लिखूंगा और डी के लिए ऐसे लिखूंगा। अब चलते हैं खेल को समझते हैं पूरी तरीके से। एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, ये है मेरे स्टोचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, बी बी गिविंग मी सी सी प्लस डी डी।
अब मुझे जो है सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए जो होगा वो होगा डी ए बाय डी टी, ठीक है, माइनस का। अब यहीं पे अगर मुझे रेट लिखना हो कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन बताइए मुझे क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा जो है वो यही होता अगर मेरा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता। बट अगर जहां पे मेरा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाता है तो हमारा जो भी रेट लिखा जाएगा वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस है तो अपीयरेंस, अपीयरेंस इसका होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस, रिएक्टेंट है तो डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय इट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये मेरा रेट आएगा in terms of concentration या फिर in terms of change in concentration of A with respect to time. Also I can write it as minus dB by dt, बट यहाँ पे जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा वो स्मॉल भी आएगा। अब यहाँ पे मैं इसके टर्म्स में लिख सकता हूँ डी सी बाई डी टी, यहाँ माइनस नहीं लगा क्योंकि यहाँ बन रहा है, और डिवाइड बाय सी लिख दूंगा इज इक्वल्स टू डी डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे जो वो है स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन वो है, तो डी डी अपॉन डी डी टी मेरा इसका रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे इन चारों को आप देख पा रहे होंगे, अगर मेरे पास कोई एक रिएक्शन गिवन होगी मैं उस पूरी रिएक्शन को इस तरीके से आपस में रिलेट कर सकता हूँ उनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के थ्रू, उनके रेट को। अगर मुझे ये गिवन है ये पूछा गया तो मैं निकाल लूंगा, मुझे कुछ ये गिवन है ये पूछा है तो ये भी मैं निकाल लूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सो ये यहाँ पे इसका काम होता है। अब बात करते हैं रेट लॉ के बारे में। सर रेट लॉ क्या होता है? अब हमारे पास दो मान लेते हैं रिएक्टेंट है, ए प्लस बी गिविंग मी सी, ठीक है। अब मुझे लिखना है रेट, तो रेट बराबर होता है, रेट जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा के एक इज अ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की किस तरीके से रेट पे डिपेंड करेगा, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इनमें कुछ पावर लिख रखी है मैंने ए और बी। अब ये पावर क्या है? ये होता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या ऑर्डर है उसको मैं कहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मान लेते हैं ये 2 होगा तो मैं कहूंगा ए का जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा। ये कहीं ना कहीं भी ए और बी जो है दोनों स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड नहीं होते, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होते। दे बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो ये जो है हमारे पास एकदम डिफरेंट चीज है, ये रेट कांस्टेंट है ये कॉन्सेंट्रेशन है, और ये हमारी ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू ए या बी। ये हमें दिया हुआ होगा या फिर हमसे पूछा गया होगा, वो हम क्वेश्चन करते थ्रू देखेंगे। अगर हमें दिया हुआ है सपोज रेट विद रिस्पेक्ट टू ए है, ऑर्डर जो है विद रिस्पेक्ट टू ए वो 2 दिया होगा और बी के रिस्पेक्ट में 1 दिया होगा। सपोज मुझे जो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अगर मुझे 2 दिया होगा और बी के रिस्पेक्ट में 1 दिया होगा, तो मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूँ ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। अगर वही मुझे 3 भी दिया होगा तो मैं उसको हटा के 3 कर दूंगा। तो इस तरीके से आई कैन राइट माई रेट लॉ और मॉडिफाई इट। ओके, सो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे आता है रिलेटिव, यहाँ पे आता है अब यहाँ पे जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से, अच्छा ये चीज है ध्यान रखनी है। मान लेते हैं एक रिएक्टेंट है उसमें मुझे ए है उससे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं रेट कैसे लिखूंगा? सर मुझे ऑर्डर नहीं पता कि ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप सर ऑर्डर एन लिख दीजिए। अच्छा एक चीज और है यहाँ, अगर मुझसे पूछे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ तो मैं कहूंगा ए प्लस बी के बराबर होता है। अगर ए 2 है बी 1 है तो ओवरऑल ऑर्डर मेरा हो जाएगा 3 हो। तो रिएक्शन को मैं कहूंगा ये रिएक्शन मेरी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पे रिलेटिंग चेंज इन रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरा जो है ना रेट डबल हो गया। कब डबल हुआ? जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, ठीक है। अगर मेरा ऐसा हुआ है कि मैंने जो है मेरा रेट जो है वो डबल हो गया और मैंने जो क्या करी थी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो भी मैंने डबल करी थी, अच्छा। तो आप जैसे ही वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई अगर मैंने इसको डबल करा और ये भी डबल हुआ तो ये एन जो है मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो मेरा ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। वही मैं कह दूं कि मेरा रेट जो है वो 4 गुना हो गया अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया है तो एन की वैल्यू हैज टू बी 2 ओनली, तो ऑर्डर मेरा 2 होगा। इस तरीके से सर हमें इसको अप्रोच करना है, जैसे डबलिंग है डबल कर दिया डबल सा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक है ये मतलब हो गया। तभी तो भाई दोनों चीज हुई है, ए को डबल करो रेट भी डबल हो, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑर्डर 1 है। देन ए को डबल करा क्वाड्रपल द रिएक्शन मतलब 4 गुना हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बट किसके? स्क्वायर ऑफ द ए के, तभी मेरा स्क्वायर हुआ है हमारा, तभी मेरा रिएक्ट ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्डर जो है वो मेरा 2 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये हमारे कुछ चीज देखनी थी। अब यहाँ पे कुछ चीज होती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है मेरे पास यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर, ये तो अलग चीज है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी क्या होती है? सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन हमारी वो होती है कि हमारी एक रिएक्शन है उसको अगर मुझे रेट लॉ लिखना हो ना तो मैं रेट लॉ डायरेक्टली लिख सकता हूँ एज उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की मदद से। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है उसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा रेट लॉ में। तो एलिमेंट्री ही रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका हम डायरेक्टली रेट लॉ लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बट एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सर ये होता है कि
जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, उसमें हमारे पास जो एक होता है एक आध एलिमेंट्री स्टेप, वो होती है मल्टी स्टेप होती है। पहली बात यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ये मल्टी स्टेप होती है। अच्छा, इनमें कोई एक आध स्टेप होता है, मे बी वन स्टेप इज एलिमेंट्री होता है, इसमें एक स्टेप एलिमेंट्री होता है, ये चीज की खास बात होती है, ठीक है। एक स्टेप एलिमेंट्री होता है इसमें, और एक आध स्टेप मतलब एलिमेंट्री नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको डिटेल में नहीं बता रहा। इसमें एक स्टेप एलिमेंट्री होता है, तो उसी के मुताबिक हम रेट लॉ लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में होता है, बट इसमें जो होता है एलिमेंट्री में, इसको हम डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं, इसको हम देख के नहीं बता सकते। इसमें अगर स्पेसिफाई है कि भाई हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो एलिमेंट्री है, तो हम कह देंगे भाई ठीक है, हम रेट लॉ लिख देते हैं डायरेक्ट, आर इज इक्वल टू के NO2Cl डायरेक्ट लिख दें हम। बट अगर हमें ऐसा नहीं किया ना, तो हमें पता नहीं, तो हम इसका रेट लॉ नहीं लिख सकते। बात मोटी मोटी ये है सारी। अब यहाँ पे आती है यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा, यूनि मतलब एक एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो यूनिमोलिकुलर, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो बायोमोलिकुलर, टू रिएक्टेंट जैसे O2+O गिव्स मी है। तो ये हमारी कुछ थोड़ी सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी। अब डिफरेंस आता है भाई एक ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में। ऑर्डर हमने देखा है क्या होता है भी भाई, ऑर्डर हमने देखा है कि वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं उसका सम वगैरह कुछ ऐसा करके ऑर्डर होता है, जो ओवरऑल ऑर्डर आता है हमारा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी ये सिंपल सा, ये आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे रिएक्टेंट था तो वो आ गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। बट अगर मैं कहूँ क्या इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, मैं क्या मैं कहूँ अगर कि जो रेट है मेरा इस रिएक्शन का, वो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट ही लिखते हैं, और इसमें 1 लगा दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये मुझे गिवन नहीं है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री होती तब मैं लिखता, बट अभी मुझे इसको लिखना होगा कुछ ए होगा, ए की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है वो एकदम अलग है। ये थ्योरेटिकली हम देखते ही बता दिया मैंने, कि पीछे आप देख रहे होंगे भाई मैंने देखते ही कह दिया कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी एक है। बट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा ऑर्डर। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई पता होना चाहिए ना कि वो हमारी जो है जो रिएक्शन है वो भी है या नहीं, एलिमेंट्री है या नहीं, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म जो भी आता है रेट लॉ इक्वेशन में, उसके इक्वल होता है। वेयर एज ये जो है हमारा किसके इक्वल होता है? ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं टेकिंग प्लेस इन एलिमेंट्री रिएक्शन, उसके इक्वल होता है। ये जो है हमारा हमेशा इंटीजर होता है, क्योंकि या तो एक मॉलिक्यूल होगा या दो होंगे भाई, ये तो होंगे। ये इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, जीरो भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है, आगे देखेंगे। नॉट बेस्ड ऑफ भाई बैलेंसिंग करी तब उसके इक्वल नहीं होता, ये बैलेंसिंग के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे मैं ए प्लस ये रिएक्शन है, मान लेते हैं इसको, मैं यहाँ 2 होता तो मेरा रेट लॉ में डायरेक्ट मैं यहाँ 2 लिख देता। यहाँ पे जो है अगर मेरे ये 2 होता तो ये बैलेंसिंग पे बेस्ड होता है क्या, बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी, सॉरी सॉरी एक चीज मैंने गलत कर दी, हाँ। अगर हाँ ये वो तो सही बताया कि मैंने रेट में वो जाता, बट मॉलिक्यूलरिटी में जो होता है वो हमारे बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है। ऑर्डर हमारा बैलेंसिंग पर डिपेंड नहीं करता, अनटिल एंड अनलेस क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने करी थी। अब शायद आगे क्वेश्चन आएंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपना। अब यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है सर। अब ये रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे ये रिएक्शन दी हुई है CH3 का, ठीक है, ये मिल रहा है मुझे, ठीक है। रेट लॉ भी दे रखा है मुझे, वाह। तो मतलब मुझे ऑर्डर भी पता लग गया। व्हाट इज द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन इफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी, तो क्या होगा? तो रेट क्या आप डायरेक्टली यहाँ से देख पा रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन के, और पावर क्या है, 1 ही है। तो ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर पूछूं तो वो 2 आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि आपने ऑर्गेनिक में हमने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन चैप्टर पढ़ा था, हेलोजन डेरिवेटिव वाला, उसमें हमने ये नहीं पढ़ा था कि जो SN2 होती है उसमें हम रेट लॉ को कुछ इस तरीके से देखते हैं। मैंने कहा था हम केमिकल काइनेटिक्स में बात करेंगे, अगर नहीं आता तो जाइए हमारा हेलोजन वाला लेक्चर देखिए, उसमें हमने SN2 में देखा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन जो रेट होता है वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये वही रिएक्शन दे रखी है कि CH3Br। और एक और चीज रिवाइज करा दूं कि ये 1 डिग्री हमारा है जो कि प्रेफर करता है SN2 ही, तभी हमारे यहाँ SN2 का ही रेट दे रखा है। तो जैसे ही मैं डबल कर दूंगा किसकी कॉन्सेंट्रेशन, CH3Br की, तो क्या होगा, मेरा रेट डबल होगा या कुछ क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल ही होगा, तो मेरा रेट बढ़ जाएगा 2 से। सो आई होप आपको हेलोजन डेरिवेटिव वाला रिवाइज हुआ होगा, नहीं हुआ तो भाई जाइए उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि सारे लेक्चर ही तो देखने होंगे तभी तो मार्क्स आएंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस बी, सॉरी, प्रोडक्ट दिस, व्हाट विल, व्हेन विल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर 2। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए के भी बी के भी। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे डबल करनी है। क्या डबल करनी है? मुझे डबल करना है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज बाय फैक्टर 2, मतलब जो रेट है ना, मुझे जो नया रेट आएगा वो मुझे डबल करना है इसके। ये मैं कैसे करूंगा, या तो मैं ए को डबल कर दूं या फिर बी को डबल कर दूं, ठीक है। किसी भी एक को करना है, दोनों को नहीं करना, एक को करना है, ठीक है। A एंड B बोथ आर डबल, नहीं अगर मैंने ये डबल कर दिया तो भाई मेरा जो रेट है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा। इसमें मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने ए को हाफ कर दी तो इसमें तो भाई हाफ हो जाएगी। अगर बी को डबल कर दी और ए को हाफ कर दी तब तो मेरी सेम ही रहेगी, मतलब 1 ही आएगा। अगर मैंने ए को डबल करी और बी की कांस्टेंट रख दी तब मेरी जो है वो डबल हो जाएगी, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दे रखी है, उसमें हमें रेट लॉग गिवन है, अगेन रेट लॉग गिवन है तो मतलब आधे से ज्यादा काम हो गया है। रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है, हमसे क्या पूछा, हमसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछिए, तो ये हमें गिवन है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.15 यूनिट का भी क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। इज इक्वल टू इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.3 इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05, तो क्या ये मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा के इंटू 0.015, सो के की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं तेईस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप वीडियो को पॉज करके ही कर रहे होंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, द रेट लॉ इज गिवन एज दिस, ठीक है। रेट लॉ मुझे ये दिए रखा है, ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, मतलब हमारा जो रेट है वो एक्स की वैल्यू जीरो है, तो अगर एक किसी भी चीज की पावर जीरो हो जाती है तो इसका मतलब वो उसके पे डिपेंड नहीं करेगी। भाई अगर इस पे जीरो हो गई तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज के बी रेज टू पावर वाई। इट मीन्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही भाई, आप ए को कुछ भी करते रहो हमारे रेट को फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं डिपेंड कर रहा है भाई, वाई पे डिपेंड है, क्योंकि उन्होंने जीरो नहीं कहा भाई। वन हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा, इंटीजर फ्रैक्शन जीरो सब कुछ हो सकता है, बट इन्होंने जीरो मेंशन नहीं करा तो हम नहीं कह सकते इंडिपेंडेंट है। बट इसके लिए अगर है तो ये हमारा आंसर होगा। डिपेंड्स ऑन बोथ है, नहीं ए पे नहीं डिपेंड कर रहा, रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन ए पे तो कर ही नहीं रहा, तो आंसर यही हो जाएगा। आई होप आपने पॉज करके करा होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस इज दिस, देन हमें अब बताना है कि वो क्या होगा। अच्छा, तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ वो दे रखा है, तो अगर मैं आपको बताऊं, क्या मैंने आपको सिखाया था रेट लॉ को अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx बाई डी टी, किसका, माइनस का, डिवाइड बाय 3, क्यों, स्टोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी, नीचे क्या आएगा 2, इज इक्वल टू dz बाई डी टी। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन है, मैं फिजिक्स लगा दी थोड़ी, फिजिक्स वाला फील आ रहा है इसमें। ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, क्या ये सही लिखा है। अब मुझे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है कैलकुलेट द अपीयरेंस ऑफ वाई। अच्छा, मतलब मुझसे जो पूछा है ना, मुझसे लेट सपोज मुझसे एक टर्म पूछिए जो कि टर्म है डी वाई बाई डी टी, पूछिए मुझसे क्या होगा, मुझे बताना है डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, अगर मुझे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 0.072, तो इसमें पुट कर देता हूं मैं, तो ये सॉरी माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डिसअपियरेंस मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ। किसका यूज, इसका यूज करूंगा, क्योंकि इसी से मुझे रिलेट करना है आपस में, तो मैं इसी रिलेशन की मदद करूंगा। जेड के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो हम भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो dx बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है दिस 0.072, डिवाइड कर दूंगा मैं 3 के बराबर कर देता हूँ, डी वाई बाई डी टी मुझे निकालना है हाफ, इसको मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ ए, क्योंकि मुझे निकालना है लंबा फिर चलेगा, इसको मैं काटूं, ये हो जाएगा आपका 24। तो मेरी जो ए इधर अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है, जो ए है जो कि हमारा डी वाई बाई डी टी है, वो आ रहा है 0.048 के इक्वल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में ताज़ा ताज़ा सवाल आए हुए हैं, सारे जितने भी अभी तक हमने करे हैं। अगेन हमारा SN2 का क्वेश्चन आ गया है, ये हमारा SN2 दे रखी है रिएक्शन। व्हाट इज द चेंज इन रेट ऑफ कंसंट्रेशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल। अगर मैंने इसकी भी डबल कर दी, इसकी भी डबल कर दी, बिना सोचे समझे आंसर 4 गुना कर दीजिए, इसमें कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं कि कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते रहते हैं हम ऐसे ही। अब हमें क्या दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है, द रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। अच्छा, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस। ओके, तो हमें सबकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, हमें रेट दे रखा है। अच्छा, और हमसे पूछा है रेट, वो बता दीजिए कि उसकी वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट की, ठीक है। तो रेट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 0.24, ठीक है। इज इक्वल टू के हमें निकालना है, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 दे रखी है, ये देखिए, इसका स्क्वायर करना है, इंटू 0.2 एज इट इज, ठीक है। तो 0.2 इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ 10 कर देता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ फॉर द टाइम। इससे ये उड़ाओ, इससे ये उड़ाओ, ये 12 हो जाएगा, तो 1.2 हो गया। 1.2 इज इक्वल टू के, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 0.25 इज नथिंग बट जस्ट 1/4, सो के बाई 4 इज इक्वल टू, सो के की वैल्यू आ जाएगी 4.8। ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम हमें सीखना है, प्रैक्टिस करना है, इसी तेजी से आपको भी करना होगा। 0.25 आपको दिमाग में आते ही ये बात आनी चाहिए कि 1/4 के इक्वल होता है, वरना फिर आप ये 100 हटाएंगे, ये करते रहेंगे, भाई इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि आप ये सब सारी चीजें करें बैठ के। डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये मेरा 1 पॉइंट उसके ही इक्वल होता है, 1/4 के इक्वल होता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और कोई भी कैलकुलेशन अगर समझ नहीं है ना आपको, कमेंट में बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे कैसे आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, बिकॉज हमें इंटरेक्शन की भी जरूरत है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे, फॉर अ रिएक्शन दिस दिस इफ ए इज ट्रिपल्ड एंड बी इज डबल्ड द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर दिस, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर। अच्छा, तो हमें रेट जो है, पहले रेट लॉ लिख लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन कर क्या क्या रहा है। अच्छा, इफ ए इज ट्रिपल्ड, अच्छा मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कर दी 3 टाइम्स, ठीक है,
और बी को मैंने कर दी 2 टाइम्स, ठीक है। अब जो मेरा रेट है वो हो गया 6R के बराबर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं मुझसे कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताइए इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इन्होंने कह दिया है कि ये जो है हमारा ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो क्या साफ साफ यहाँ से दिख रहा है, अगर मुझे इसको फुलफिल करना है, ये जो कंडीशन दिख रही है मुझे, इसको मुझे फुलफिल करना है इंटू 6 के इक्वल, तो हर हाल में बी को भी फर्स्ट ऑर्डर होना होगा। अगर बी का कोई और ऑर्डर चेंज कर लिया भाई, ये टू टू भी है, ये 4 भी हो जाएगा, तो ये 24 गुना हो जाएगा रेट। समझ रहे हैं आप बात को? सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जिसमें आ सकते हैं, तो हमारा ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 1+1, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर हमारा बराबर हो जाएगा 2 के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तेजी से। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का है, ये मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप भी तो अपनी प्रैक्टिस में करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखी है, कंसिडर द रिएक्शन 3i नेगेटिव प्लस दिस एट अ पर्टिकुलर टाइम। हमें यहाँ पे रेट ऑफ क्या दे रखा है, कंजफ वो है, डिकम्पोजिशन है, अपीयरेंस है या डिसअपियरेंस है, ये ऑब्वियसली हमारा इसमें प्लस में ही दे रखा है, तो ये हमारा अपीयरेंस है। तो अब हमें क्या बताना है, इसका रेट बताना है। तो सबसे पहले रेट लॉ की अगर मुझे, तो हो जाएगा वो आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी आई बाई डी टी डिवाइडेड बाय 3 dt इज इक्वल्स टू, आगे सल्फेट का मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे जो डायरेक्ट आंसर करना है उसी पे लिख देता हूँ। दैट इज इक्वल्स टू Di3 नेगेटिव बाय dt के नीचे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ प्लस साइन ही आएगा, DSO4 2 नेगेटिव बाय 2 dt। अब हमें आंसर किसके थ्रू निकालना है, हमें इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। तो इस इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, इसको मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ x, इस पूरी क्वांटिटी को, इसको मैं कह रहा हूँ x, ये मेरा x, तो हमारा x इज इक्वल्स टू, यही निकालना है मुझे और यही निकालना है, बिल्कुल एक्स ही निकालना है। एक्स इज इक्वल्स टू DSO4/dt का हाफ, तो इसका मुझे हाफ करना है बस, 2.2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 1.1 आ जाएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द रेट लॉ फॉर द इक्वेशन इज दिस एट इज गिवन रेट बाय दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इज। तो मैं ये क्वेश्चन आपको अगेन होमवर्क देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी जस्ट हमने भी करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर द रेट लॉ। सो उसका रेट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, x+5, जो ऊपर पावर है उसको ऐड कर दिए, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे हमें इसको ऐड करना है। सो आंसर हमारा आ जाएगा 2+1। सो ओवरऑल ऑर्डर विल बी थ्रू। कितना इजी क्वेश्चन हमारा इसी ईयर आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दे रखा है दिस, ये रिएक्शन दे रखी है कोई हमें, इस रिएक्शन में हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन दिस। तो इसका रेट लॉ लिखने की कोशिश करते हैं। सो आर इज इक्वल्स टू के, कॉन्सेंट्रेशन CaCl3 की लूंगा मैं, और Cl2 की लूंगा। अब मुझे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से लेना देना नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऑर्डर के बारे में दे रखा है, तो उसी के हिसाब से मैं लिखूंगा कि मुझे क्या लिखना है ऑर्डर की पावर्स में, पावर में बेसिकली। तो फर्स्ट ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, CaCl3 के में, तो मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। एंड हाफ ऑर्डर इन Cl2, तो हाफ ऑर्डर है तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा हाफ। तो ये मेरा आ गया है रेट लॉ। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ये नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना होता। यस, मेरे हिसाब से आंसर नंबर जो होगा हमारा वो बी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। अच्छा, हमें इसमें बताना है, ऑर्डर भी बताना है और मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलैरिटी है, कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, और ऑर्डर भी कितना है, 2 है, और हमारा ऑर्डर भी 2 है। तो सेकेंड ऑर्डर एंड बाय मॉलिक्यूलर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमें थोड़ी सी डिटेल जाननी है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बारे में। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर को पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, एक ए होता है, वो मुझे प्रोडक्ट दे रहा होता है पी, कुछ प्रोडक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट लॉ है वो मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए की पावर मेरी 1 होगी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो रेट है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ DA/dt, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये मेरा क्या है, मैंने लिख दिया है इंटीग्रेटेड फॉर्म में या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस DA को यही रहने देता हूँ, डिवाइड में ले आता हूँ ए, इज इक्वल्स टू के dt, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस माइनस को भेज देता हूँ इस साइड, थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये मैंने माइनस यहाँ पे भेज दिया है, एक सेकंड जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस माइनस को भेज रहा हूँ, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कैसे, अब यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है वो लिमिट्स ध्यान रखनी है। क्या बात है, लिमिट्स को समझते हैं, क्या कैसे रखेंगे। ए गिविंग में भी, जब टाइम मेरा 0 था तब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ए थी। ये कुछ बना होगा, बिल्कुल नहीं बना होगा।
जब टाइम टी हुआ है, जिस टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं, तब ये कुछ डिसोशिएट हो गया होगा, किसमें कुछ परसेंट डिसोशिएट होगा एक्स, और ये एक्स ही बन गया होगा। सो यहाँ पे जब टाइम जीरो है तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए। जब मेरा टाइम कुछ टी हो गया है तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, ए माइनस एक्स। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो फाइनल आंसर हमारा कुछ आएगा, वो फाइनली मुझे जो इक्वेशन मिलेगी, वो इक्वेशन मिलेगी ये, कि के जो होगा मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा कि के इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी डिवाइडेड बाय 80, सॉरी कॉन्सेंट यहाँ पे है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए नॉट, और डिवाइड बाय एट टाइम टी, ये जो टाइम होगा इस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब मुझे हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जो मेरा टाइम है वो 50% है। टाइम 50% नहीं, मेरा मतलब ये है कि जो मेरा रिएक्टेंट है, ये जो मेरा रिएक्टेंट है ये A/2 हो गया है। अगर मेरा ये A/2 हो जाएगा तो यहाँ पे जो ए नॉट है वो मेरा है, ए नॉट किसके इक्वल है, जस्ट जो मेरा ए नॉट होगा वो तो मेरा ए के इक्वल होगा, जो मेरा 80 हो जाएगा वो हो जाएगा A/2 के अंदर, A/2 के इक्वल। जैसे हम ये वैल्यू डालेंगे तो हमारी टी हाफ की वैल्यू ये आ जाएगी। और इससे ये पता लग रहा है कि जो टी हाफ है ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, क्योंकि लॉग में सब कुछ कैंसिल हो जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन प्रेजेंट ऑफ पीटी कैटलिस्ट, और डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन हॉट टंक्शन एट हाई प्रेशर। ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर की थोड़ी सी। जीरो ऑर्डर में क्या होता है हमारे पास, जो जीरो ऑर्डर है उसमें हमारे पास जो होता है, जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी बाई डी टी जो होता है, जो रेट होगा किसके इक्वल होता है, वो होता है के इंटू ए की पावर जीरो, क्योंकि कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो जो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो माइनस डी ए है मेरा, वो बराबर हो जाएगा माइनस के टी के। दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट अगेन कर दूंगा वही लिमिट्स डाल के, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा कि के टी इज इक्वल टू, जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी। ये मुझे आंसर मिलेगा जीरो ऑर्डर के केस में। अब इसकी हाफ लाइफ निकालने के लिए वही सेम, इसको लिख दो ए, इसको लिख दो A/2, वही आंसर आएगा, यहाँ पे देख सकते होंगे आप। ठीक है, हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये बात ध्यान रखनी है कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। अब यहाँ पे तो एग्जांपल है, एक के परोक्साइड का कैसे टूटना होता है जीरो ऑर्डर, और N2O5 जब हमारी डिसोशिएट होती है तब हमारी ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। यहाँ पे यूनिट दिख रखी है के की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी चीजें हम पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो के की यूनिट है वो सेकंड टाइम के इनवर्स आएगी। जो भी टाइम की यूनिट है, अगर टाइम सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स होगी। और यहाँ पे जो होगी वो आपको ध्यान रखना है, मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। यहाँ पे मैं लिखूँ, यह है मोल पर लीटर सेकंड, इस तरीके से इसकी यूनिट है, या फिर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी वी कैन ऑल्सो राइट। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब हमने जीरो ऑर्डर पढ़ ली, हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ ली। अब कुछ मैं अगर रिलेशन बताऊं, जैसे कि हमारे पास लेट सपोज कोई ग्राफिकल कॉन्सेप्ट आ जाए कि हमसे ग्राफ से रिलेटेड पूछ लें, जैसे नेक्स्ट कुछ पेज में हमें दे रखा है ग्राफ का, तो ये हमें यहाँ पे किसका ग्राफ है, यहाँ पे है एटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है हमें। नेक्स्ट पेज पर जो है हमारा ग्राफ, यह है एटी और टाइम का जीरो ऑर्डर का। अच्छा, तो हम लिख लेते हैं जो एटी होगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ एट नॉट माइनस के टी। इसको हमने लिया है वाई एक्सिस में, y इज इक्वल्स टू एम, एक्स क्या है टाइम, और c। तो ये मेरी लग गई y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें मेरा स्लोप बराबर हो जाएगा माइनस के जैसे इन्होंने यहाँ ये लिख रखा है। और यहाँ पे दूसरा ग्राफ जो इन्होंने दूसरा ग्राफ दे रखा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे इंडिपेंडेंस है किसके, वो हमारी रेट के इंडिपेंडेंट है जीरो ऑर्डर में, तो इसलिए सीधा जाएगा। अब नेक्स्ट जो है, अगर हमें इसमें बनाना हो ग्राफ, तो इसमें भी हम बना सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूँ, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 को मैं यहाँ ले आता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, लॉग इसको ए नॉट माइनस लॉग एटी, ये मैंने लगा दिया। अब लॉग एटी को मैं इधर ले आऊंगा, तो लॉग एटी विल बी इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303। सो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ बनेगा वो इनके बीच में बन रहा है y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, वेयर एक्स एक्सिस में मेरा टाइम आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस वाले ग्राफ में स्लोप की जो वैल्यू है मेरी, वो आ रही है माइनस ऑफ के बाय दिस, और यहाँ पे स्लोप इस यही आ रहा है, यहाँ पे log 10/10 उसका है। दोनों ही एकदम ग्राफ सेम है। यहाँ पे एक ग्राफ इसका बनाया है, इसको लिया है इन्होंने इसको मैं लिख दूं, अगर इसको लिया इन्होंने y एक्सिस में और इस वाले को यहाँ भेज दिया है,
तो एक ग्राफ इस चीज का भी है कि इसको नीचे भेज दिया, इसका भी। तो आप, आई होप आप ग्राफ तो आप बना ही लेंगे, बहुत आसान सा कंसेप्ट है ग्राफ का। ग्राफ थोड़ा सा मैं समझा रहा था इक्वेशंस के थ्रू। और यहाँ पे रेट जो है हमारा, अगर खाली रेट की बात करें तो रेट जो है बढ़ता रहता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा रखा है ग्राफिकल। अगर खाली एटी की बात करें, प्लॉट एटी के और रेट के बीच का ग्राफ है, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये है कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है। सो ये कुछ ग्राफिकल कंसेप्ट से हमारे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इट इज कंप्लीटेड 20%। अच्छा, तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिविंग मी बी। ये शुरू में ए होगा, ये जीरो होगा, ये ए माइनस एक्स होगा, ये एक्स हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है, जो हमें पता है जो के टी है वो किसके बराबर होता है, 2.303 लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है। अब यहाँ पे 20% कंप्लीट हो गए। 20% कंप्लीटेड का मतलब ये है कि जो मेरा एक्स है वो किसके इक्वल होगा। 20% कंप्लीटेड होने का मतलब ये है, जो मेरा ये बचा है ये मेरा 80% बचा है। इसका मतलब ये जो 0.a-x जो है, ये मेरा 0.80 a होगा। कहने का मतलब ये है, जो एक्स है मेरा, मतलब कितना डिसोशिएट हुआ है, वो हुआ है 20% ऑफ ए। तो ये आ जाएगा मेरा 0.2 a। एक्स की वैल्यू ए माइनस ए क्या आ जाएगी ये। सो मुझे यहाँ पे क्या डालना है, ए माइनस एक्स डालना है, तो के निकालना है मुझे, इंटू टी 30 इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए। क्या है मेरे पास, ए ही है, नीचे लिखूंगा मैं 0.8 ए। यहाँ पे पॉइंट आ गई, ये ए से ए कैंसिल। सो यहाँ पे जो मैं करूंगा, तो के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.303 डिवाइड बाय 30 लॉग ऑफ, यहाँ पे 10 आ जाएगा ऊपर, अब ये हो गया। सो ये आएगा log 5/4। सो log 5 - 4 करेंगे हम, तो वैल्यू जो आती है log 5 - 4 करके, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 30। और log 5 यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, log 5 - log 4 कर रहा हूँ। सो ये माइनस करके अप्रोक्सीमेटली 0.1 के इक्वल आएगा गैस। और फाइनल आंसर हमारा 7.44 इंटू 10⁻³ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अपने एंड से। ये मेरी तरफ से आंसर आ रहा है। सो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में आया हुआ था, बस फॉर्मूला बेस्ड ही था ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारी ट्रिक्स की। अब ये ट्रिक्स कैसी हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो ट्रिक्स है हमारी, वो रिलेटेड टू हमारी यहाँ टाइम के। जैसे कि अगर हमें पता है टी हाफ की वैल्यू जो होती है, जो अगर आप टी 50% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो वो आती है 0.693/k। कैसे करेंगे वो हमने सिखा लिया। आप कॉन्सेंट्रेशन को हाफ पुट करके एन ऑल कर देंगे, या फिर ln2/k, ये आती है, या फिर 2.303 log 2 डिवाइड बाय के, ये आती है इसकी वैल्यू। अब अगर मुझे बाय चांस T50 गया हुआ है और मुझसे पूछा जाए T75% बताइए, तो आई सिंपली राइट ट्वाइस ऑफ T50% वो होगा। कैसे आप डेरिवेशन इसकी कर सकते हैं, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम उसमें अभी नहीं लगाएंगे टाइम। बाकी हम मेन मेन चीज़ों से देखते हैं। अगर हमसे 87.5 पूछे तो हम कह देंगे 3 टाइम्स होगा। वहीं अगर हमसे T93.75% पूछे तो हम कह देंगे 4 टाइम्स होगा। ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि 50% का 50% क्या होता है, वो होता है 25। तो T75 ट्वाइस हो गया। देन 50 कितना है, 25% हमने इंक्रीज किया, तो 25% का 50% क्या होता है, वो होता है 12.5%। तो 12.5% इसमें ऐड कर दिया। देन 12.5% का वी विल यूज 50%, देन उसको ऐड करेंगे। देन सिमिलरली आई ऐड, नॉट ऐड एग्जैक्टली, बट T90% के लिए भी देयर इज समथिंग विच इज 3.33 इंटू T50%। देन फॉर T99% I have 3.33 T50% इंटू 2। सो बेसिकली यहाँ पे लिखने का ये मतलब है कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के ट्वाइस होते हैं। ये T99% जो है, ये इसको हम अगर हम इसको ट्वाइस कर देंगे, T90 को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तब भी हमें ये मिलेगा। ठीक है। देन हमारे पास एक और लिख लेते हैं, T99% जो होता है, बल्कि T99.9% अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स होता है T50% के। सो एक को ट्रिक्स हमें याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस आएंगे ताकि हम उसको इजीली टैकल कर पाए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डीकम्पोजिशन फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड इज इतना, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। अच्छा, हमें रेट कांस्टेंट बताना है। तो रेट कांस्टेंट हमें क्या दे रखा है, हमें टी हाफ दे रखा है। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब वही तो होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.5। इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, ln2 का, या फिर 0.693/k। ठीक है। अब k की वैल्यू जो आ जाएगी
इसको मैं कर देता हूँ 1/2, टू उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो इट विल बिकम 0.693 इंटू टू, दैट इज इक्वल्स टू 1.386 मिनट इनवर्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमारा पीवाईक्यू में 2023 में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ 90% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इन 100 मिनट्स। अब ये जो हमारा टी 90% है, इसको मैं डायरेक्टली करेंगे हम, बहुत टाइम जाएगा, वरना इसको जो ये इक्वल होता है क्या 3.33 इंटू टी 50% के। सर आपने ये कैसे लिख दिया? मैंने ये ऐसे लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बता दिया है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और पुट कर लीजिए, 3.33, सॉरी, ये हो जाएगा 3.33 इंटू एल एन टू इज 0.693 बाय के, और ये हमारा था 100। सो के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.33 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.693 डिवाइडेड बाय 100। सो ये इक्वल आ रही है 2.307 डिवाइडेड बाय 100। सो ये इक्वल हो जाएगा 0.023 मिनट इनवर्स के। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन हाफ लाइफ पर दे रखा है। इस बार हमसे क्या कहा है, हमें निकालनी है हाफ लाइफ, तो टी 50% हमें निकालना है। वो किसके इक्वल होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के, वेयर के इज 2 इंटू 10⁻⁴ दिस। ओके, सो 2 इंटू 10⁻⁻², ये पावर ऊपर जाके हो जाएगी प्लस में, सो इट इज बिकम 0.693 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2। तो 100 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट आई विल गेट इज अप्रोक्सीमेटली 34 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि होगा 34.65 मिनट्स। तो हाफ लाइफ आ गई मेरी है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे होंगे हाफ लाइफ से की मदद से कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 100 टू 12.5% इफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज। अच्छा, सो आपको मैं एक बात बताऊं, इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर इसको डायरेक्ट करना है, वरना तो आप लंबे मेथड से जा सकते हैं। यहाँ पे जो है इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन थी 100, डिक्रीज होगी, कितनी हो गई 12.5%। अब मुझे बताइए रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट होगी। सो यू विल से, अगर मैं पूछूं कि ये बचा है, ये है रिमेनिंग, तो रिएक्शन कंप्लीट कितनी हुई होगी, वो हुई होगी 100% माइनस 12.5%, दैट इज इक्वल टू 87.5%। मतलब व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज टी 87.5% हमें निकालना है। समझ आया होगा आपको ये जरूर, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, या फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरी जो रिएक्शन है डिक्रीज कहाँ से हुई है, 100 से 12.5% हो गई। एक रिएक्टेंट था ए, वो रिएक्ट करता गया करता गया करता गया, अब जो उसकी रिएक्ट वो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, वो बची है 0.125 ए, इतनी बची है। सो अब कितनी परसेंट हो गई होगी रिएक्शन, तो वो होगी 87.5%। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा, सॉरी 4 टाइम्स नॉट बट 3 टाइम्स टी 50% के, इजंट इट। ओके, सो अब हमें क्या बताना है, हमें टाइम बताना था। सो 3 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0231। सो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 4 जीरो आएंगे, नीचे 3 आएंगे, तो डायरेक्ट ऊपर 1 लिख देता हूँ। ये आई गेस 3 पर ही जा रहा होगा, यस इट विल गोइंग ऑन 3 पर। तो ये 1 ये 3 था, सो 90 सेकेंड विल बी माई आंसर। सो आई होप आप उस ट्रिक की मदद से कितनी इजीली क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे, वरना आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। आप लिखते के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग समथिंग करते, देन यू विल गो फॉर, हमारा देखते कि ए है, अब a-x हो गई, देन बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। सो अब यहाँ पे दे रखा है द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी हमने देख रखा है, जो हाफ लाइफ ऑर्डर होता है जीरो ऑर्डर के लिए, वो रिएक्शन जो होती थी वो ये थी, आई गेस AT माइनस A0 इज इक्वल्स टू KT। अब ये जब a/2 हो जाएगी, व्हेन इट विल बिकम a/2 माइनस KT है, ये जब हो जाएगा a/2 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस KT। सो जो t की वैल्यू आती थी, मतलब ये जब कॉन्सेंट्रेशन हो, ये इसके 50% हो जाएगा, तो t 50% हमारा हो जाता था a/2 के बराबर। सो ये हमारा आंसर आता था A0/2 के, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई गेस यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन इसके देख लिए हैं, हाफ लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम आए हुए थे। ये पुराना क्वेश्चन था, पुराना क्वेश्चन भी हमने एक आध देख लिया है, ये नए क्वेश्चन हमने सारे ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। आई होप आपने क्वेश्चन खुद करेंगे, और जो ट्रिक बताई थी मैंने ऑलमोस्ट देखिए, मेरे हिसाब से अभी तक हर क्वेश्चन में ही मैंने अप्लाई करी है। सो मतलब इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा ताकि आपको टाइम बच पाए, बस मोटिव यही है, टाइम बचा पाए आप।
ठीक है जी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब जो बीच में बनता है, किसके बीच में? जो रिएक्शन के बीच में बनता है। इसका मतलब ये होता है, ये जो है हमारा फॉर्म्ड होता है इन फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, एंड सेकेंडली, अब इंटरमीडिएट रहेगा तो नहीं, गेट कंज्यूम्ड इन द सेकेंड स्टेप। इन सेकेंड स्टेप में ये कंज्यूम हो जाता है। अगर मैं बात करूं, आपने बहुत ध्यान से याद आया होगा कि ये हमारी SN1 रिएक्शन होती थी, जो हमने हैलोजन वाले में पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी आपने तो जाइए, हमारा लेक्चर आ चुका है, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाके उस लेक्चर को देखिए। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटायन बनता था प्लस X माइनस, और ये हमारा जो कार्बोकेटायन ये फर्स्ट स्टेप में बना, देन सेकंड स्टेप में OH माइनस अटैक करके अपना, या फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अल्कोहल या कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ जाता था, तो हमारी ये SN1 इज एन एग्जाम्पल, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा बनता था कार्बोकेटायन, और ये फर्स्ट स्टेप में बना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, और ये हमारा सेकंड स्टेप। और अगर आप कहेंगे ये कैसे हुआ, कहाँ पढ़ा, तो ये हमने सारा अपना पढ़ रखा है हमारे हेलोजन वाले चैप्टर में, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके उस लेक्चर को भी देखिए। ठीक है। सो हमें क्या पता लगा, फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप और हमारे सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इतना सही थ्योरी थी इसकी। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप। ठीक है जी, दो स्टेप में चल रही है रिएक्शन। NO2Cl दिस आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब फर्स्ट स्टेप में कौन बना है इन दोनों में से? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास दो लोग बने हैं। ठीक है। इन दोनों में से कौन ऐसा है जो सेकंड स्टेप में कंज्यूम हुआ है? सो यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे एक Cl गैस है, यहाँ पे भी Cl गैस है। सो ये फर्स्ट स्टेप में बनी, सेकंड में कंज्यूम हो गई। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, वो होगा Cl गैस, खाली Cl बस की क्लोरीन एटम। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देन यहाँ हमारा बिल्कुल इसी ईयर 2023 में सवाल आया हुआ है। इसमें क्या है सर? इसमें दे रखा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें भी बताना है, तो कैसे बताना है? यहाँ पे इन्होंने दो स्टेप लिख रखे हैं, और यहाँ पे नेट रिएक्शन लिख रखी है इन्होंने। ठीक है, देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो देख लेते हैं पहले। अच्छा, SO3, और ये फर्स्ट स्टेप में बन रहा है। अब सेकंड स्टेप में हमें देखना है कि कौन सा है जो रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है सर? सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है NO पहले भी था, NO बाद में भी है। तो मतलब पहले स्टेप में बना, दूसरे में कंज्यूम हो गया, क्या बन गया? ये होगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो हमारा आंसर हो जाएगा NO गैस। ध्यान से, NO गैस है, नॉट NO2 एंड ऑल। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। द रिएक्शन दिस, ये हमारी रिएक्शन है। इन्होंने कहा है कि सर ये दो स्टेप में हो रही है, ये यहाँ दो स्टेप में हो रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? हमारा जो सबसे पहले प्रोडक्ट है वो हमारे दो बन रहे हैं। अब नेक्स्ट में भी हमारे पास दो बन रहे हैं। ठीक है। अब दोनों रिपीट कौन हो रहे हैं? ये और ये रिपीट हो रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ClO2 माइनस आयन ही। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये मैं आपको लेट्स से होमवर्क ही दे देता हूँ, ये बेटर रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क कर लें। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर योर कमेंट। ठीक है। ठीक है। सो अब आई गेस हमारा ये हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी। ये एकदम एक बेसिक थ्योरी है। इसमें ये कोलिजन थ्योरी कहती क्या है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली जो भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनको मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो कहती थी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं भाई, मस्ट कोलाइड, मतलब ये जो है कोलिजन जरूर करें सबसे पहला, तभी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैं रिएक्ट करा रहा हूँ H2 + O2 को टू गिव मी H2O। सो ये H2 मॉलिक्यूल और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये आपस में जरूर कोलाइड करें इन ऑर्डर टू गेट दिस H2O एज अ प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट कोलिजन थ्योरी सेज इन इट्स फर्स्ट वन। देन सेकेंडली इट सेज कि जो कोलाइड भी करे ना, ऐसे नहीं कि बस कोलाइड करके के ऐसे जैसे दो आदमी ये चलते हुए आ रहे हैं लेट सपोज, और ये आपस में चलते हुए आ रहे हैं, बहुत हल्की हल्की स्पीड में आ रहे हैं और हल्का सा टच हुए और ये फिर आगे चले गए। ये कहती है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो कोलिजन होगा वो बिल्कुल होना चाहिए विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो अच्छी होनी चाहिए। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, बहुत तेज से आएगा, बहुत तेज से आएगा और तेजी से टकराने चाहिए, इस तरीके से हमारा कोलिजन होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कहती है कि हमारी जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अच्छा, ये कैसे होगा? अब मॉलिक्यूल्स लेट सपोज स्फेरिकल है मान लेते हैं। ये मॉलिक्यूल है एक मेरा, और ये एक मॉलिक्यूल है। एक ये आपस में एक कोलिजन ही हो रहा है। एक कोलिजन ये हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल है और एक इस तरीके से मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे टकराएंगे। ये हमारे पास साइडवेज टकराएंगे हल्का सा, ठीक है। और ये एकदम हेड ऑन कराएंगे। तो जो
ओरिएंटेशन है वो एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन से होना चाहिए जो कोलिजन है, ताकि हमारा जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है वो बेटर होना चाहिए, ये बात कहती है ये हमारी कोलिजन थ्योरी। तो ये कुछ अपना दिखा देती है कि जो रेट है हमारा वो अभी हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, कि रेट जो है वो हमारा सबसे पहला पॉइंट इसका ये था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई माइनस ई ए की पावर आर टी, वेयर ई इज एक्सपोनेंशियल वाला वही हमारा, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर टी इज हमारा वही टेम्परेचर एंड वो सबसे पहली बात एक ये कहती है। देन ये जब हमारे पास ये फर्स्ट फैक्टर आता था, जब हमारी कोलिजन की बात आती थी, देन बाद में ये जब बात आती थी कि भाई हमारी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए विद ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन के लिए एक फैक्टर आ जाता है वो हमारा कहता है जेड ए बी, जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाते हैं, जो इक्वल हो फिर ये इक्वल हो जाएगा दिस, कब, क्योंकि हमारे यहाँ पे आ गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देन फाइनली ये कहती है कि जो हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन जब होगी ना, तो फॉर द प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। क्या प्रोबेबिलिटी मतलब कि जो सारे मॉलिक्यूल्स एकदम प्रॉपर ओरिएंटेशन से नहीं कोलाइड करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन से नहीं कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्टर और ये ऐड कर देती है कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं पी से डिनोट करते हैं, और इस तरीके से ये लिख देती है। अगर मैं ओरिएंटेशन की एक और बार समझाऊं, वी ऑल नो अबाउट SN2, ठीक है। SN2 में हमने क्या पढ़ा है कि सर ये एक हेलो एल्केन होगा, इस पे हमारा जो अटैक होगा क्या वो बैक अटैक होगा। आपके अगर कुछ लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि ये हमें कैसे पता बैक अटैक होगा, तो जाइए हमारा हेलोजन वाला लेक्चर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। देन सेकेंडली यहाँ पे CH3Br है, अगर ये सामने से अटैक करना चाहे जो न्यूक्लियोफाइल है, तब अटैक नहीं करेगा। सो इसी को मैं कहूंगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, और यहाँ पे मेरी रिएक्शन नहीं होगी। सो ये मेरा जो एक प्रोबेबिलिटी है वो इसकी हट जाएगी कि मेरी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर हम नहीं लेंगे। सो इसके ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें देखने थे। नेक्स्ट चीज जो आती है हमारे पास वो आती है आर्हीनियस इक्वेशन। अभी आर्हीनियस इक्वेशन होती क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। अब आर्हीनियस इक्वेशन जो है, आर्हीनियस इक्वेशन हमारा सबसे पहले बताती है रिलेशन बिटवीन के विच इज रेट कांस्टेंट एंड टी। जो हमारा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या के पर कोई फर्क पड़ेगा, व्हाट इज के इज रेट कांस्टेंट। अगर के पर कुछ फर्क पड़ रहा है तो हमारा क्या मसला हो रहा है, तो हमारा डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट होगा। सो के जो है ये कहती है कि के जो है हमारा इक्वल होता है ए वेयर ए इज एन बेसिकली आर्हीनियस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस ई ए की पावर आर टी, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा है कि अगर मैंने लेट सपोज के को, मुझे पता करना है कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसी इक्वेशन की मदद से, तो कैसे पता करूंगा। अगर हमारी ई ए डिक्रीज हुई, या फिर यहाँ से रहने देते हैं, अगर मैंने कहा मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब मेरा टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो मेरा जो ये जो पूरा वाला फैक्टर है दैट इज ई ए बाय आर टी, ये मेरा डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पूरा जो फैक्टर है ये मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। बट ड्यू टू दिस माइनस साइन ये जो ओवरऑल है ये इंक्रीज होगा। अब जैसे ये ओवरऑल फैक्टर इंक्रीज हुआ तो मतलब ई की पावर समथिंग विल इंक्रीज, सो हमारा के विल इंक्रीज। सो के कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है टेम्परेचर के, जैसे जैसे के बढ़ाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा के बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है भाई इसके ग्राफ की, वो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको लॉग का ग्राफ दिख रहा होगा, तो इसको समझते हैं हाउ वी विल डू। लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। मैं मान लेता हूँ लेट सपोज कोई टेम्परेचर T1 है, उस पे है के वन, और कोई टेम्परेचर T2 है, उस पे है के T2, ठीक है। सो मैं यहीं पर सबसे पहले लॉग के वन इज इक्वल्स टू लॉग ए ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर T1, ठीक है। यहाँ पे लगा दूंगा मैं लॉग की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी सर, सर वो जो मल्टीप्लाई में होते हैं ये हमारे पास ऐड हो जाते हैं, ओके। इसकी पावर माइनस ई ए बाय आर T1। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर मेरे पास कुछ भी चीज इसकी पावर में होगी तो वो पीछे आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं इसको और लिख देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर T1 लॉग ई, वेर यहाँ पे लॉग क्या लिया था मैंने, ये मैंने लॉग लिया था नेचुरल बेस का, एंड लॉग बेस ई इज विल बी इक्वल टू माई 1। सो ये मेरा इक्वल हो रहा है 1 के। सो मेरी इक्वेशन जो बन रही है उसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, लॉग के वन इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ऑफ ई ए बाय आर T1। सिमिलरली अगर कोई टेम्परेचर T2 है, मेरा के रेट कांस्टेंट K2 होगा, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी ये। नाउ लेट मी सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, log k1 माइनस k2 आ जाएगा ये। और ये जब होगा ये सेम ही रहेगा, क्योंकि आरइनएस कांस्टेंट है भाई, ये सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करा तो ये वाला मेरा प्लस का हो जाएगा। ये इज एक्टिवेशन एनर्जी RT2 माइनस, ऊपर वाला नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि वो पहले था। आई होप आपको माइनस प्लस तो आता ही होगा। ये अब इक्वल हो जाएगा EA/R 1/T2 माइनस 1/T1। सो ये मेरी कहीं ना कहीं इक्वेशन आ जाती है। व्हेन इट कम्स टू दो मेरे पास हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं कर सकता हूँ कि log k1 इज इक्वल टू, या फिर रहने देते हैं इसको, अभी बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। अब मेरे पास अगर दो रिएक्शन दिए होंगे मुझे निकालना हो तो मैं इजीली इसको कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन थी log k1, इसको एक बार मैं और कंसिडरेशन में लेता हूँ, उसको समझाता हूँ एक बार और। सो log k1 इज इक्वल टू log a माइनस EA/R T1। और ये लॉग कौन सा है? ये अभी फिलहाल बेस ई वाला है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 2.303 लॉग बेस 10 k1 बराबर, इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 2.303 लॉग ए माइनस EA/R T1। नाउ इस वाले को इधर भेज दीजिए फ्रॉम दिस साइड, एंड सबको हमारा सब डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ और ये सब डिवाइड होगा अब, तो इट विल बिकम 2.303। यहाँ ये तो अब चला जाएगा उधर, तो ये अब हमारा नहीं बचेगा। सो यहाँ पे अब ये लॉग के है, लॉग के कौन सा लॉग है? अब बेस 10 वाला है, दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर। यहाँ पे ई था, यहाँ पे ये लॉग बेस 10 इज इक्वल टू, इधर जाके डिवाइड में ये रहेगा लॉग ए, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 भी हटा ही देता हूँ क्योंकि मैं अब खाली मैंने इन जनरल के ले लिया, मैंने इरेज करके उसको, बिकॉज एट अब 1 और 2 की कोई वो नहीं रहती सेंस दिस। ना मुझसे अब पूछा जाए कि मुझे ग्राफ बनाना हो log 10 और इसका, तो मैं लिख सकता हूँ अपना y इज इक्वल टू mx+c से। यहाँ पे अब स्लोप क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो y एक्सिस में होगा, y एक्सिस में मेरा आएगा log 10 के, x एक्सिस में मेरा आएगा 1/t, ठीक है। और इसका स्लोप कुछ इस तरीके से आता है, ये इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा, और ये जो वैल्यू होगी हमारी स्लोप की वो हो जाएगी माइनस ऑफ EA/2.303 टाइम्स। और ये जो हमारा ये पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी लॉग, ये हमारा आरएनएस कांस्टेंट के बराबर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये स्लोप आगे आ गया, हमसे स्लोप देके एक्टिवेशन एनर्जी काफी टाइम्स निकलवा लेते हैं कि स्लोप इतना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, आर की वैल्यू हमें पता होती है और इस तरीके से हम कर लेंगे। सो ये हमने ग्राफिकल अप्रोच भी देख ली है। अब यहाँ पे ये देखिए आपने, ये वाई इंटरसेप्ट है, यहाँ पे इन्होंने ये स्लोप दे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने जो लॉग है वो अगर बेस हम लेंगे 10, जैसे ही हमने लॉग बेस ली 10 और यहाँ पे इन्होंने लॉग बेस 10 ही लिख रखी है आई गेस, और यहाँ पे इनको 2.303 मस्ट लगाना था इन्होंने, जो कि नहीं लगा रखा। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा खाली मैं एल के बीच में बनाऊंगा, मतलब लॉग बेस ई में, तब मेरा 2.303 नहीं आएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया लॉग बेस 10, तब मुझे 2.303 लगाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि आपको मैंने 2.303 वाले दिखाया है। ये डायरेक्ट आप कर लेंगे बिना उसके, ये डायरेक्ट आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका स्लोप आएगा EA/R, यहाँ पे जो होगा लॉग ए नहीं होगा, यहाँ पे लॉग बेस ई होगा, यहाँ भी लॉग बेस ई होगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, EA डिक्रीज हुई तो EA/RT डिक्रीज होगा, यस, माइनस EA/RT इंक्रीज होगा, यस, ये इंक्रीज होगा, के इंक्रीज होगा, रिएक्शन स्पीड इंक्रीज होगी। तो इनका मतलब ये है जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो डिक्रीज हुई तो हमारा जो है वो रेट है वो इंक्रीज होगा। अभी एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है इसको भी मैं बता दूं। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इट इज बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कंप्लीट रिएक्शन। अभी के लिए आपको इतना ही जानना है। मतलब क्या है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, उसको साफ शायद आपको समझ में आ जाए। ये मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ पर मेरा रिएक्टेंट है, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट है, ठीक। अब रिएक्शन को प्रोसीड होने में यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी कि रिएक्टेंट पहले इस पॉइंट तक पहुंचे, देन वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में होना शुरू होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी है उसको मैं कहूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर।
यहाँ पे ये क्या थी, ये थी, ये पॉइंट मेरा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये पॉइंट मेरा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। अब मुझसे कोई पूछ ले कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो मेरे हिसाब से आपको साफ साफ भी दिख रहा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को आई कैन ऑल्सो राइट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, आई कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है। तो वो हमारा वैसे इतनी उसमें नहीं जाने की जरूरत है, ये पूरी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो अब हमारा जो कहाँ पर था हम, यस ठीक है, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन। तो ये हमने इसका एक्टिवेशन एनर्जी का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट देख लिया है। अब देखते हैं कुछ हमारे पास कुछ, तो आई डोंट थिंक कोई अब कंसेप्ट बचा होगा। जस्ट अब हमारे पास इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन है, वो अब देख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन डिक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ फॉर सेम कंसंट्रेशन। अच्छा, जो एनर्जी एक्टिवेशन है वो हमारी कम हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन हमारी सेम है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो हमारी जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, तो मतलब ई ए बाय आर टी भी कम होगा। ई ए बाय आर टी भी जैसे ही कम हुआ, बट हमारा जो माइनस ई ए बाय आर टी है वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ा तो ई की पावर में ये फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू के। तो जैसे ये ओवरऑल फैक्टर हमारा इंक्रीज होगा, तो हमारा जो वो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर दी है। सो अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक स्टेप, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। तो सबसे पहले क्या हुआ, ई हमारा कम हो रहा है। अच्छा, ई अगर हमारा कम ही हो रहा है ना, हाँ, अगर हमारा ई कम हो रहा है तो हमारा ई ए बाय आर टी विल डिक्रीज। ठीक है। इफ ई ए बाय आर टी विल डिक्रीज बट आवर माइनस ई ए बाय आर टी विल इंक्रीज, दिस इज फैक्ट कि हमारा अगर कोई चीज नेगेटिव है, फोर फोर बड़ा है या फाइव, आप कहेंगे फाइव बड़ा है, अब मैं पूछ रहा हूँ माइनस फोर बड़ा है माइनस फाइव, तब माइनस फोर बड़ा होगा। तो इसी वजह से ये भी सेम हिसाब किताब है यहाँ पे। तो हमारा जो माइनस ई ए बाय आर टी है वो हमारा इंक्रीज होगा, हमारा के भी इंक्रीज होगा, हमारा ई ए बाय आर टी, खाली ई ए बाय आर टी जो है और जो ई की पावर में होगा वो हमारा भी सही होगा, और ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी भी इंक्रीज होगा, और खाली ई ए बाय आर टी हमारा डिक्रीज होगा, और के भी हमारा इंक्रीज होगा। तो ये सारे फैक्टर इंक्रीज होंगे। अब हम देखते हैं, तो इन्होंने कहा माइनस ई ए बाय आर टी इंक्रीज, नहीं जी, ये तो हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं हम, इंक्रीज हो रहा है, हमने अभी बात कर ली। के भी हमारा इंक्रीज हो रहा है यहाँ भी, और माइनस ई ए बाय आर टी डिक्रीज नहीं, माइनस ई ए बाय आर टी तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए हैं, और यही हमारा डिक्रीज हो रहा है, सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग log 10 वर्स अगेंस्ट टेम्परेचर 1/t। सो हमें बताना है स्लोप। स्लोप की हमने बात कर ही ली थी कि हमारा जो स्लोप है वो इक्वल होता है माइनस 2.303, डिनोमिनेटर में था या न्यूमरेटर में, याद कीजिए, डिनोमिनेटर में था। क्यों था, क्योंकि उस सामने वाली साइड इक्वेशन के वो मल्टीप्लाई में था, देन इट केम इन डिवाइड बाय 2.303। अच्छा, इन्होंने हमने 2.303 क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने log 10 का पूछा है, log बेस 10 का, तो हम ये लगाएंगे, सो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट आर्हीनियस इक्वेशन। सो आर्हीनियस इक्वेशन बहुत सीधी सी है हमारे पास। वो कहती है कि k किसके बराबर है, k इज इक्वल्स टू ई, सॉरी ए, ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। देख लेना जी कोई ऑप्शन है ऐसा या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में माइनस नहीं लगा रखा तो ये गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन में आर टी वाई उल्टा कर रखा है, ये गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन में ए अपॉन ई ए बाय आर टी, ओके, और यहाँ पे ई अपॉन आर टी बाय ए, ओके। तो अब देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी हमसे मैथ्स लगाई है कि अगर कोई भी चीज ई की पावर अगर माइनस वन है तो वो होती है एक बार वन अपॉन ई के, या फिर अगर ई की पावर में माइनस एक्स है तो वो इक्वल होती है वन अपॉन ई की पावर एक्स के। ये इन्होंने हमसे मैथ्स लगवाई है, जो कि बेसिक बचपन की मैथ्स होती है, आई गेस सभी को आती ही होगी, हम सबको आती है, हमने बचपन में तो पढ़ी है मैथ्स। डिवाइड बाय ई की पावर, अब ये माइनस है तो ये पूरा फैक्टर हो जाएगा, प्लस ई ए बाय आर टी हो जाएगा। तो इन्होंने थोड़ी सी हमारा मैथ्स देखी थी, बाकी बहुत सीधा था क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नहीं, डी नहीं होगा क्योंकि आर टी ऊपर है, आंसर होगा हमारा सी। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन करके आप पॉज करके कर रहे होंगे, और आपको बस मेहनत करते रहना है, जैसे कि मैं हर बार कहता ही रहता हूँ कि यू शुड डू वर्क हार्ड। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे फर्स्ट ऑर्डर का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ग्राफिकल अप्रोच से, इसको देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट log 10 दिस ऑन y एक्सिस एंड दिस ऑन x एक्सिस, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग हम जब लिखते हैं तो वो आती है log 80 माइनस log, ये आ जाएगा आपका ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब ये log कौन सा होता था, ये होता है बेस 10। अब मैं इसको 2.303 लिख से
से कन्वर्ट कर रहा हूँ और डायरेक्टली मैं इधर डिवाइड में भेज देता हूँ। सो ये बन जाएगा मेरा लॉग 80, लॉग नहीं बल्कि, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने लॉग ए गलत 10 लिख दिया, गलत, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे लॉग ई आता है। यस, लॉग 80 माइनस लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया है मैंने, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी बाय 2.303। ठीक है ना। अब मैं क्या करना है, यहाँ पे मैं लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो कहती है कि अगर दो हमारे पास लॉग में माइनस में है तो वो आपस में डिवाइड में हो जाएंगे, सो इट विल बिकम लॉग 80 डिवाइडेड बाय ए नॉट। ये मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की, इसके इक्वल हो गया माइनस के टी बाय 2.303। अब इन्होंने हमसे पूछा कि इन्होंने हमसे इसका रेसिप्रोकल पूछा, दैट इज ए नॉट बाय। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा, जो कि लॉग की प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, बता देता हूँ। लॉग बी बाय सी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग सी बाय बी होता है। अगर मैं ऐसे इन जनरल लिखूँ अच्छा, तो वो माइनस आ जाता है हमारे पास, बस ये बात होती है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ लॉग ए नॉट बाय ए टी, बाहर लगा देता हूँ माइनस, इज इक्वल्स टू माइनस के टी बाय 2.303। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे ये मैं यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं हम इक्वेशन लगाते हैं, ये आ गया y इज इक्वल टू, किसके इक्वल बनाना है हमें, ऑन द एक्सिस हमने लिया टाइम, तो x ये आ गया, m ये आ गया। सो y इज इक्वल टू एम एक्स बन रहा है, c हमारा 0 होगा। और ये ग्राफ आपको शायद याद होगा, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग फ्रॉम दी, एकदम से ओरिजिन से ये पास होता है, और m की वैल्यू आती है k बाय 2.303। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ने पूरा लेक्चर देखा होगा, आपको मजा आया होगा, और आपका अब काम जो होगा, आपने थ्योरी भी देख लिया, आपने क्वेश्चन भी कर लिया, आप क्वेश्चन भी करिए और हमारी ऐप में टेस्ट में एनरोल हो जाइए। जो भी होमवर्क के क्वेश्चन आंसर हैं आपने निकाले हैं, उसको आप कमेंट डाउन करिए। आप जो क्वेश्चन करते हैं पॉज करके, उनके भी आंसर हमें कमेंट में बताइए, एंड बिल्ड एन इंटरेक्शन सो दैट वी कैन गाइड यू।